हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया और चाइना का टेंशन बढ़ा और जिस तरीके से चाइना ने भारत के साथ खेल खेला और सिचुएशन यहाँ तक आई कि चाइना जो है बॉर्डर के ऊपर 2019 या 20 के स्टार्टिंग के अंदर कैंपेन के नाम पर कि वो एक कैंपेन चलाने जा रहा है या वॉर प्रैक्टिस करने जा रहा है और युद्धाभ्यास, मिलिट्री प्रैक्टिस या युद्धाभ्यास की अगर बात की जाए वो करने जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर चाइना ने क्या किया, 4000 के करीब 40,000 आर्मी मेंस और बहुत भारी साजो सामान के साथ मिसाइलें तक बॉर्डर के ऊपर ले आया और एकदम से भारत की तरफ मोड़ दी। और जैसे ही भारत की तरफ मोड़ी, सिचुएशन जो थी वो भारत के सर पे आकर आन पड़ी। और जिस तरीके से सिचुएशंस आई उसका बहुत बुरा हालत ये हुई कि गलवान वैली से लेकर दूसरी सिचुएशंस आई और उसका असर ये हुआ दोस्तों, उसका असर ये हुआ असलियत में कि पूरी की पूरी सिचुएशंस जो थी वो भारत के विरोध में आई शुरुआत के अंदर। और हालत ये आ गई कि इंडियन आर्मी को पता ही नहीं लग पाया कि असलियत में सिचुएशन क्या है और किस तरीके से है। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप IAS PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमसे जुड़िए। हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड कीजिए। इसमें आप फ्री टेस्ट एंड फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। यही रीज़न है कि अगस्त 2020 के अंदर इंडियन आर्मी ने डिमांड करी कि 4 से लेकर 6 4 to 6 डेडिकेटेड सैटेलाइट चाहिए, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड सैटेलाइट चाहिए। डेडिकेटेड सैटेलाइट का मतलब जो बिल्कुल ही डेडिकेटेड हो कि मिलिट्री के लिए और सिर्फ मिलिट्री उसको यूज़ करे। अब जब सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री यूज़ के लिए हो 4 से 6 सैटेलाइट्स जिसके अंदर हाई सेंसर्स लगे हों, यानी सेंसर्स जो मतलब ये पता लगा सके कि ज़मीन के तापमान में चेंज होने की वजह से क्या सिचुएशन चेंज हो रही है, हाई सेंसर्स लगे हों और हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगे हों जिसके तरीके से हम ये पता लगा सकें कि असलियत में कौन सी मूवमेंट कहाँ हो पा रही है। आर्मी ने ये डिमांड करी अगस्त 2020 के अंदर और हमारी अगस्त 2020 की आर्मी की डिमांड के बाद DRDO और इसरो ने मिलकर उसकी डिमांड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और यही चीज़ें होती हैं जब आपकी संस्थाएं, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल हो कि आपकी सेना को मजबूत बनाने के लिए उसकी एक डिमांड के ऊपर काम करना शुरू कर दे। और अगस्त में डिमांड की गई और फरवरी के अंदर भारत सरकार ने पहला सिंधु नेत्र नाम का जो सैटेलाइट है वो छोड़ दिया और कक्षा के अंदर ले जाकर PSLV C51 के अंदर इस को छोड़ा गया। 19 अदर सैटेलाइट्स भी थे जिसमें ब्राज़ील का एक अमेजोनिया नाम का सैटेलाइट था वो, और बाकी 13 सैटेलाइट्स तो अमेरिका से आए हुए थे जो छोड़े गए। और इस तरीके से बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए भी ये सारा मशहूर हुआ। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है सिंधु नेत्र नाम का ये सैटेलाइट जिसका काम है पूरे के पूरे बड़े इलाके के ऊपर, भारत के पड़ोस में, भारत के आसपास के बड़े इलाके के अंदर नज़र बनाए रखना कि असलियत में पाकिस्तान का पूरे LOC और LOC के ऊपर क्या प्रॉब्लम चल रहा है और यहाँ पर जो चाइना है उसका LOC के ऊपर क्या मूवमेंट चल रहा है। यहाँ तक इतना ही नहीं, हारमूज से लेकर गल्फ ऑफ अदन से लेकर अफ्रीकन कोस्ट से लेकर मलक्का स्ट्रेट से लेकर साउथ चाइना सी तक हमारे ये जो सैटेलाइट है सिंधु नेत्र, ये इस पूरे इलाके के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान से नज़र रखेंगे कि कौन सी डेवलपमेंट कहाँ हो रही है और इस तरीके से। और इस पूरे इलाके के लिए हालांकि हमारे पास IRNSS नाम का एक सैटेलाइट सिस्टम, रीजनल सैटेलाइट सिस्टम या रीजनल नेविगेशन सिस्टम मौजूद है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा रेजोल्यूशन के कैमराज और सब चीज़ें चाहिए थी जो हमारी सेना ने मांग करी। उसको तैयार करके सैटेलाइट को छोड़ दिया गया और पहला सैटेलाइट इससे इतने बड़े इलाके के अंदर, यानी भारत से लगभग 3-4 हज़ार किलोमीटर इधर और 3-4-5 हज़ार किलोमीटर इधर तक का पूरा इलाका जो है वो इस सैटेलाइट की रेंज में आ जाएगा। तो सवाल ये है, ये सैटेलाइट क्या है और किस तरीके से काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देख लें तो असलियत में दोस्तों ये आप लोगों ने देखी होगी फिल्मों के अंदर या कैसे भी मूवीज़ में या किसी भी स्क्रीन के ऊपर कि ये एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट की 2 फॉर्म्स हैं। एक सैटेलाइट तो वो है जो पृथ्वी से 300, 400, 500 किलोमीटर ऊपर है और उससे पृथ्वी बिल्कुल साफ नज़र आ रही है, और दूसरा सैटेलाइट वो है जो पृथ्वी से 36,000 या 40,000 किलोमीटर ऊपर होता है और 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है और वो अलग फॉर्म में होता है। तो असलियत में इसरो जो है हमारे लिए रॉकेट बनाती है, सैटेलाइट बनाती है, सैटेलाइट छोड़ रही है, और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करने का काम है वो DRDO इस तरीके से करती है। DRDO का तो काम ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो DRDO बनाती है, बाकी सैटेलाइट वगैरह जो भी सिस्टम्स हैं वो इसरो बना देता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो ये,
अच्छा, इसमें एक इंफॉर्मेशन और है दोस्तों कि असलियत में, और यहाँ से पीटी का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें आपको देखना है कि असलियत में 2019 में 2019 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड, सॉरी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड थी, इसका काम क्या था? इसका काम ये है कि ये पूरे तरीके से फुल्ली कमर्शियलाइज्ड जो जर्नी होगी, जो स्पेस लॉन्च होंगे उनको ये काम करने का करेगी, जिसका मतलब ये होगा कि दुनिया के किसी भी देश के सैटेलाइट को छोड़ना है तो हम प्लान नहीं करेंगे, दुनिया के सैटेलाइट को छोड़ने के लिए 100% वो कमर्शियलाइज होगा। उसमें ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के ही किसी मेनली पार्ट को इकट्ठा करके वहाँ लगाया जाए। इसको समझ लीजिए कि असलियत में नॉर्मली क्या होता है कि आज के दिन क्या होता है, जैसे ये पूरा NSIL जो है, ये पहला इसका प्रक्षेपण था जो PSLV C51 में दिया। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ है कि ये 2019 में बना और इसका काम सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल लॉन्च करना है। पहले क्या होता था नॉर्मली कि भारत को बहुत सारे अपने सैटेलाइट लॉन्च करने होते थे, और जब भारत को अपने सैटेलाइट लॉन्च करने हैं तो विदेशों से भी कुछ ना कुछ एग्रीमेंट कर लिए जाते थे और उनसे उठाकर उनके सैटेलाइट्स को उठाकर भारत लॉन्च कर देता था। उससे हमारे सैटेलाइट भी सस्ते में पहुंच जाते थे और विदेशों के भी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं या तो भारत का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, भारत का जो सैटेलाइट्स है वो ज़्यादा भारी होते थे, या फिर विदेशों के। तो ऐसे में क्या होता है कि पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा और स्पेस की जो मार्केट है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत भी पीछे नहीं रह सकता और इसीलिए NSIL का डेवलपमेंट किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल लॉन्च व्हीकल्स बनाना होगा, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि दुनिया में जहां पर भी जो से सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं उन सब के टेंडर लेना, उनको छोड़ने के टेंडर लेना, क्योंकि भारत 104 तक जो सैटेलाइट्स है वो आसमान में छोड़ चुका है, या 104 सैटेलाइट्स एक साथ छोड़ने का रिकॉर्ड बना चुका है। और PSLV के मामले में तो इंडिया का सानी कोई है नहीं, और इंडिया का कंपेयर करने वाला, इंडिया का कॉम्पिटिटर कोई है, मतलब इतने ताकतवर तरीके से और इतने प्रिसाइज वे में इंडिया अपने लॉन्च व्हीकल्स को, मतलब अपने स्पेस ऑर्बिट्स को लॉन्च कर चुका है कि अल्टीमेट लेवल पर। सोच कर देखिए, इसी PSLV के हेल्प से इंडिया चांद तक पहुंच गया और इसी PSLV के हेल्प से इंडिया जो है वो मार्स तक पहुंच गया। तो सोच कर देखिए, ये PSLV रॉकेट इतने ज़्यादा महारत हासिल इंडिया कर चुका है। अब सवाल ये है कि ये जो रॉकेट है, ये PSLV और GSLV क्या होते हैं? देखो, सीधी सी बात ये है, असलियत में रॉकेट 3 तरीके के होते हैं, सॉरी ऑर्बिट्स होती है। पृथ्वी के चारों तरफ कक्षाएं हैं, उन्हें कहा जाएगा ऑर्बिट। ये ऑर्बिट है, यानी कि अब जो भी सैटेलाइट वगैरह है वो पृथ्वी की किस कक्षा के अंदर रिवॉल्व करेगा और किस कक्षा में उस सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा, उसके हिसाब से जो रॉकेट बनता है उसी को कहा जाए, उसी के आधार पर उसका नाम होता है। एक है इस जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, GAO, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आप उसे अगर कहेंगे तो वो, यानी ये वो ऑर्बिट है जो जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है उसी दिशा में, उसी के चारों तरफ ये ऑर्बिट इक्वेटर के पैरेलली यहाँ पर मौजूद होती है। और दूसरी ऑर्बिट वो होती है, अब इसमें दिन और रात का हिसाब किताब होता है कि सैटेलाइट दिन में आएगा और रात में भी आएगा, चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। और दूसरी तरफ वो सैटेलाइट होता है जो पोल्स, ठीक है, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं, जो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट, वो समझे। तो अब असलियत में पोलर ऑर्बिट्स कौन सी होती हैं? जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर से कोई भी सैटेलाइट अगर जाएगा तो वो क्या होगा? पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट। और तीसरी एक होती है जो लो अर्थ सैटेलाइट, यानी लो अर्थ ऑर्बिट, यानी ये पोलर ऑर्बिट के बाद एक तीसरी ऑर्बिट होती है जो लगभग 200 से 2000 किलोमीटर के बीच में घूमती है, उसे लो ऑर्बिट कहा जाता है। 200 किलोमीटर ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ठीक है, और 2000 किलोमीटर। अब इस तरीके से असलियत में पृथ्वी के चारों तरफ 3 ऑर्बिट हो जाती हैं। तो जो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए जो सैटेलाइट होगा उसे GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो कि 35,000 किलोमीटर ऊपर जाकर सैटेलाइट को छोड़ेंगे, उन्हें GSLV कहा जाएगा। और ये लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास तक उसको छोड़ सकते हैं। और इस सैटेलाइट का जो स्पीड होती है वो उतनी ही होती है जितनी स्पीड ऑफ अर्थ है, लेकिन ये फिगर यहाँ पर 24 घंटे नहीं होती, ये फिगर होती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड।
इसके अकॉर्डिंग इसके चारों तरफ रोटेट करता है, इसी को सिड्रल डे कहा जाता है। ये एक फैक्ट है, इसे आप देख लेंगे, इसी को कहा जाएगा सिड्रल डे। यहां इसके चारों तरफ जो भी सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा वो कहलाएगा जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। उस रॉकेट को कहा जाएगा GSLV। और सबसे बड़ी बात है, ताकत बहुत ज्यादा चाहिए, ईंधन बहुत ज्यादा चाहिए, इसीलिए इसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन जो हैं वो इसको डेवलप किए जाते हैं। भारत के पास एक क्रायोजेनिक इंजन नहीं हुआ करता था, रशिया से लेना था, लेकिन अमेरिका ने रशिया से लेने से मना कर दिया और इसीलिए क्रायोजेनिक इंजन भारत में डेवलप होते होते देर लग गई। और अभी भी हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन डेवलप हो चुका है और इसीलिए हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो डेवलप कर चुके हैं। यही बैलिस्टिक मिसाइल जो है वही जो सबसे लंबी दूरी वाली मिसाइलें होती हैं, जो कि मतलब एटमॉस्फेयर से ऊपर जाती हैं और फिर वापस आती हैं, तो ये सारी की सारी क्रायोजेनिक इंजन वाली होती हैं। और इस ऑर्बिट के अंदर पहुंचाने के लिए भी आपको जिस इंजन की ज़रूरत होती है उसे क्रायोजेनिक इंजन कहा जाएगा। इस क्रायोजेनिक इंजन की खास बात ये होती है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -160 डिग्री C के आसपास का चाहिए होता है, यानी जो गैस होती है वो बिल्कुल हाईली प्रेशराइज्ड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और दूसरी ऑर्बिट है PSLV, यहाँ पर पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट। अब जो सैटेलाइट इस पोलर ऑर्बिट में घूमेंगे उन्हीं को कहा जाएगा पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट, और इसको छोड़ने वाले जो व्हीकल हैं वो कहलाएंगे PSLV। भारत ने इस PSLV के अंदर महारत हासिल कर रखी है और इसका जो टाइम होता है वो लगभग 87 मिनट के आसपास होता है कि एक चक्कर ये 87 मिनट के आसपास पूरा कर लेते हैं। और इसका अर्थ के रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना घूमते रहते हैं। और असलियत में जो आपका नेविगेशन से लेकर फोटोग्राफ जो आप नेट के ऊपर देख रहे होते हैं, रिजॉल्व करके देख रहे होते हैं, मैपिंग वगैरह देख रहे होते हैं, वहां पर ये पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट या फिर लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स यही ज़्यादा काम आते हैं दोस्तों। अब 24 अगर सैटेलाइट्स इकट्ठे हो जाएं, 24 सैटेलाइट्स का अगर कॉन्स्टलेशन हो जाए तो वो पूरे का पूरा GPS हो जाता है। अब भारत ने यहाँ लगभग 7 सैटेलाइट्स छोड़े थे जिसका काम था रीजनल ऑर्बिट्स को फॉलो करना। अब उसी का एक हिस्सा देखो, ये है पोलर ऑर्बिट, ये है पोलर ऑर्बिट जो लगभग 715 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। और इस पोलर ऑर्बिट के बारे में ये सारी चीज़ें बता रखी है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जा रहा, लेकिन असलियत में समझ लीजिए दो तरीके के हैं। भारत ने इस ऑर्बिट में PSLV से छोड़ा है, तो PSLV अगर नाम है तो वो इसी ऑर्बिट के अंदर वो रॉकेट घूमेगा, यानी पोलर ऑर्बिट के अंदर वो सैटेलाइट घूमेगा। और इसीलिए उसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा रखे हैं ताकि छोटी से छोटी चीज़ें जो भी भारत के अंदर डेवलपमेंट हो रही हैं उनकी फोटोग्राफ्स क्लिक होती रहें, और वो हर कुछ सेकंड के बाद वो फोटोग्राफ्स को क्लिक कर रहा होता है। और यही रीज़न है दोस्तों, आप लोगों ने एक मूवी होगी परमाणु, उस मूवी को देखिएगा, जो पोखरण के अंदर हम लोगों ने टेस्ट किए थे, हमारे देश ने टेस्ट किए थे, उसी के ऊपर बनाई गई वो पूरी की पूरी मूवी है। उसे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सैटेलाइट वगैरह काम करते हैं, और काफ़ी हेल्पफुल होती है वो सैटेलाइट्स वगैरह को समझने के अंदर। और इसके बाद अब इस तरीके से मैंने आपको सैटेलाइट का फॉर्म बता दिए, सैटेलाइट के सिस्टम्स बता दिए, ट्रांसपोंडर्स वगैरह मैं अभी उसमें डिस्कस कर नहीं रहा, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाएगा तो बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा और आप लोग भी। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों के इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया, और सबसे बड़ी बात सिंधु नेत्र किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी। और PT के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो 2019 के अंदर, हाँ इसमें एक फैक्ट और है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेज के अंदर अंतर्गत आता है, तो ये याद रखिएगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेज के अंदर में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हो गए, और अगर इसमें कुछ भी ज़्यादा होगा तो आपके साथ इस मामले में डिस्कशन कर लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।